हाय स्टूडेंट्स, ये सेशन हमारा चैप्टर 3 के लिए है, क्लास 12 का चैप्टर 3। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर 3 के अब तक कितने टॉपिक्स हुए हैं उनको एक बार रेफर कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। एक था इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, उसके बाद हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर मोबिलिटी, उनका रिलेशन। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक किया कि टेम्परेचर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आती है। इन सारे टॉपिक्स में एक बात हमने एकदम क्लियरली पढ़ी है कि जब तक कंडक्टर को वोल्टेज नहीं मिलता, पोटेंशियल नहीं मिलता, तब तक चार्ज आगे नहीं जा सकता, फ्लो नहीं हो सकता, करंट नहीं मिल सकता। तो करंट मिलने के लिए सबसे प्राइमरी कंडीशन होती है, सबसे मेन कंडीशन होती है कि वोल्टेज देना पड़ता है। वोल्टेज कौन देता है? वोल्टेज देती है बैटरी। बैटरी को सेल भी बोल सकते हैं। बैटरी बोलेंगे या सेल बोलेंगे, दोनों का फंक्शन सेम होता है, वोल्टेज प्रोवाइड करना कि जिससे करंट जनरेट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। तो आज का ये सेशन हमारा बैटरी के ऊपर ही है। हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है बैटरी के रिलेटेड, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन डिमांड करता है। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं होगा तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सब कुछ अच्छे से सुनना, और जो मैं डिराइव करूंगा, जो मैं लिखूंगा, उसको भी बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप की बैटरीज हो सकती है या कितने टाइप के सेल हो सकते हैं। दो टाइप के सेल हो सकते हैं, दो टाइप की बैटरी हो सकती है। एक जो हम लोग रिस्ट वॉच में यूज करते हैं, या हमारे सिंपल कैलकुलेटर में यूज करते हैं, या टीवी, एसी, इन सारे इक्विपमेंट्स के रिमोट में यूज करते हैं। उसमें जो सेल होता है वो भी एक टाइप की बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, जिससे हम लोग उन इक्विपमेंट्स का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मशीन काम करता है उसकी वजह से। पर वो ऐसे सेल होते हैं, वो ऐसी बैटरी होती है जिनको दोबारा यूज नहीं कर सकते, धीरे धीरे उनकी एनर्जी खत्म होती जाती है। कभी ऐसा सुना है कि टीवी के रिमोट में एक ऐसा सेल डाला हमने जो इनफाइनाइट बहुत सालों तक चलता ही गया, कभी बंद ही नहीं हुआ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जैसे हम लोग सेल को यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग बैटरी को यूज करते जाएंगे, उसकी खुद की एनर्जी यूज होती जाएगी। उसके अंदर जो एनर्जी है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी कम हो रही है, और एक टाइम आएगा कि उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। उसकी एनर्जी इतनी नहीं होगी कि जिसकी वजह से करंट मिले, तब वो सेल काम का नहीं होगा। तो जो टीवी के रिमोट में या रिस्ट वॉच में ऐसी जगह पे हम लोग जो सेल यूज करते हैं, जो बैटरी यूज करते हैं, वो यूज एंड थ्रो टाइप की बैटरीज होती है, जिसको वापस चार्ज नहीं कर सकते, उनको फेंक देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो टाइप के सेल हैं, एक जिसको वापस चार्ज ना कर पाए, और दूसरा मोबाइल के अंदर आने वाली बैटरी। तो जो बैटरी मोबाइल के अंदर आती है, क्या हम लोग उसकी एनर्जी खत्म होने के बाद उस बैटरी को फेंक देते हैं? नहीं, बिल्कुल, हम लोग उसको फेंकते नहीं है, हम लोग उसको वापस चार्ज करते हैं। इसका मतलब ये दूसरे टाइप का सेल था। दो टाइप के सेल होते हैं, दो टाइप की बैटरी होती है, एक जिसको चार्ज कर पाओ वापस, दूसरा जिसको चार्ज ना कर पाओ। जो यूज एंड थ्रो टाइप का सेल है, जिसको चार्ज नहीं कर सकते, उनको बोला जाता है प्राइमरी सेल, उनको बोली जाती है प्राइमरी बैटरी। जिनको हम लोग वापस चार्ज कर सकते हैं, जिनको हम लोग वापस एनर्जी उसके अंदर फिलअप कर सकते हैं, जो मोबाइल में यूज होने वाली बैटरी है, वो वाले एग्जांपल की जो बैटरी होती है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल मतलब जो यूज एंड थ्रो टाइप का सेल है, जिसको वापस चार्ज नहीं किया जा सकता, और सेकेंडरी सेल मतलब जिसको वापस चार्ज किया जा सकता है। हमारा आज का मेन टॉपिक बैटरी की दो कंडीशन के ऊपर है। ये तो हमने टाइप सीखे थे, अब हम लोग को कंडीशन के बारे में समझना है कि कौन से दो टाइप की कंडीशन हो सकती है बैटरी की। एक कंडीशन वो होती है जब बैटरी हम लोग यूज करते हैं, मतलब बैटरी के पास एनर्जी है, बैटरी को हम यूज कर रहे हैं, बैटरी अपनी एनर्जी कम कर रही है और हमको एनर्जी दे रही है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। ये होती है बैटरी की वर्किंग कंडीशन, जिसमें उसकी खुद की एनर्जी कम होती जाती है, खुद का चार्ज कम होता जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है डिसचार्जिंग कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन कौन सी सुनी हम लोगों ने? जब बैटरी यूज हो रही है, बैटरी अपनी एनर्जी दे रही है, उसकी वजह से बैटरी की खुद की एनर्जी कम हो रही है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में उसको वर्किंग कंडीशन बोला जाता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको डिसचार्जिंग कंडीशन बोला जाता है।
तो धीरे धीरे बैटरी यूज होती जाएगी, बैटरी यूज होती जाएगी, बैटरी यूज होती जाएगी। एक स्टेज ऐसा आएगा कि जितनी एनर्जी हम लोग को चाहिए मिनिमम उतनी एनर्जी बैटरी में से नहीं मिलेगी, क्योंकि बैटरी की एनर्जी कम हो चुकी है। तब करंट भी नहीं मिलेगा, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं आएगी, तब कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी में से एनर्जी आ नहीं रही है। इस कंडीशन को बोला जाता है ओपन सर्किट कंडीशन। इस सर्किट को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन। मतलब बैटरी लगाई है हमने पर बैटरी के पास एनर्जी नहीं है, इसकी वजह से करंट नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन का नाम क्या होता है, ओपन सर्किट कंडीशन। ये इतनी काम की नहीं है हमारे लिए। सबसे पहली कंडीशन कौन सी काम की है, डिस्चार्जिंग वर्किंग कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, जैसे ही बैटरी की एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब करंट मिलना बंद हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सोचो मोबाइल के लिए ऐसा हुआ, बैटरी 0% हो गई, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ये है मोबाइल के लिए ओपन सर्किट कंडीशन। अब क्या करेंगे हम लोग बैटरी को चार्ज करेंगे, चार्जर प्लग इन करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे मोबाइल के साथ और धीरे धीरे उसका चार्जिंग होगा। किसका चार्जिंग होगा, हम बोलते हैं मोबाइल का चार्जिंग हो रहा है, असल में मोबाइल का चार्जिंग नहीं होता। वो चार्जिंग किसका होता है, बैटरी का। हम लोग एनर्जी किसको दे रहे हैं, बैटरी को एनर्जी दे रहे हैं। तो ये बैटरी की और एक कंडीशन हुई, क्या नाम है इसका, चार्जिंग कंडीशन। मतलब बैटरी के पास इनफ एनर्जी नहीं है, हम लोग स्विच बोर्ड की एनर्जी, स्विच बोर्ड में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं चार्जर के थ्रू और बैटरी को एनर्जी देते हैं, बैटरी की एनर्जी को फिल अप करते हैं। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, चार्जिंग कंडीशन। तो दो मेन कंडीशन है, एक डिस्चार्जिंग कंडीशन जिसमें बैटरी एनर्जी देती है, हम लोग बैटरी के पास से एनर्जी लेते हैं, और दूसरी मेन कंडीशन है चार्जिंग कंडीशन जिसमें बैटरी एनर्जी लेती है, हमको बैटरी को एनर्जी देनी पड़ती है। आइए उसको इक्वेशन फॉर्म में समझते हैं और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक है बैटरी एंड इट्स कंडीशंस। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि कैसे कैसे टाइप की उसकी कंडीशंस होती हैं। उसको अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना। ऐसा एक्सप्लेनेशन तुम लोग को और किसी की तरफ से समझने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखना बराबर। लगे तो उसको रिवाइंड करके या रीप्ले करके वापस देखना। सोचो कि ये एक वायर है, कंडक्टर है, उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव है। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे मतलब दूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो करंट नहीं मिल सकता ना। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे करंट मिलेगा नहीं। तो ये रिपल्सिव फोर्स उनको एक डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा है। पर अगर हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, बैटरी को कनेक्ट किया हमने, जैसा दिख रहा है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो हम लोग को पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से हम लोग को वोल्टेज मिलता है। मतलब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक धक्का मिल रहा है, धक्का मिल रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब के ऊपर इस डायरेक्शन में जाने के लिए धक्का लग रहा है। मतलब एक फोर्स लग रहा है बैटरी की तरफ से। वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए, कि जिसकी वजह से करंट जनरेट हो सकता है। This force is responsible for the motion of the electron so that current can be generated। तो अब दो सिचुएशन एक साथ देखो। जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तब इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको आगे जाने नहीं देता है, करंट जनरेट नहीं करने देता है। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो एक फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाता है एक डायरेक्शन में, जिससे करंट मिलता है। तो करंट कब मिलेगा, जब ये F फोर्स FE से बड़ा होगा तब। अगर ये F और FE सेम हो गए, सोचो ये FE क्या कर रहा है, उन दोनों को रिपेल करवा रहा है, और ये F क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में भेज रहा है। तो ये FE F के सामने काम कर रहा है, ऑपोज कर रहा है उसको। तो अगर F और FE सेम हुए तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा ही नहीं, करंट जनरेट होगा ही नहीं। अगर ये F FE से बड़ा हो गया तो ही इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा और तो करंट मिलेगा हम लोग को। मतलब बैटरी के खुद के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो फोर्स दे इलेक्ट्रॉन को, वो F फोर्स
एफ ई से तो बड़ा ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है कि एफ ई से बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, मतलब करंट जनरेट होगा। अगर करंट जनरेट हो रहा है मतलब बोल सकते हैं कि बैटरी काम कर रही है। और अगर बैटरी काम कर रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग या तो डिस्चार्जिंग कंडीशन। क्या बोलेंगे, वर्किंग या तो डिस्चार्जिंग कंडीशन। उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसलिए डिस्चार्जिंग कंडीशन बोल सकते हैं। अब ले रहे हैं दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर एफ एफ ई के जितना हो या एफ एफ ई से कम हो तो इलेक्ट्रॉन की मोशन नहीं हो पाएगी, इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन की मोशन नहीं होगी तो करंट जीरो मिलेगा। करंट नहीं मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन। करंट ना मिले तो उसको क्या बोला जाएगा, ओपन सर्किट कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन कि हमको पता है कि बैटरी की एनर्जी कम हो चुकी है, बैटरी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एफ ई से कम हो चुका है या उसके जितना हो चुका है, जिससे करंट नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी को एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो एफ फोर्स ऐसा लगाए कि एफ एफ ई से बड़ा हो जाए। हम लोग को बैटरी को एनर्जी तब तक देनी है जब तक एफ एफ ई से बड़ा हो जाए। इसका मतलब बैटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है, मतलब बैटरी की तरफ करंट भेजना है। बाहर से किसी सोर्स को, बाहर से कोई एनर्जी के सप्लाई को यूज करके बैटरी को एनर्जी देनी है। अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में बैटरी को एनर्जी मिलती जाएगी, बैटरी को एनर्जी मिलेगी, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, चार्जिंग कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, चार्जिंग कंडीशन। वापस इसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर करंट मिल रहा है हम लोग को बैटरी की तरफ से, बैटरी अपने अंदर से करंट दे रही है तो डिस्चार्जिंग कंडीशन। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट जीरो है, तो ओपन सर्किट कंडीशन। और अगर हम लोग बैटरी को करंट दे रहे हैं, हम लोग बाहर किसी सोर्स से बैटरी को करंट भेज रहे हैं, तो वो है उसकी चार्जिंग कंडीशन। इसी चीज को बारी बारी में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शायद तुम्हारे इमेजिनेशन से कुछ गलती हो जाए तो तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग वापस डिस्चार्जिंग कंडीशन को समझते हैं। सपोज करते हैं कोई बैटरी है, बैटरी के अंदर से हम लोग ने वायर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये वायर वहां तक जा रहा है जहां पे हम लोग को एप्लीकेशन को रन करवाना है। सोचो बैटरी के साथ हम लोगों ने कोई बल्ब कनेक्ट किया है तो ये बल्ब चालू करेगा, टीवी कनेक्ट किया है तो टीवी को एनर्जी देगा, ट्यूबलाइट कनेक्ट की है तो ट्यूबलाइट को करंट देगा। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन होगी, कोई डिवाइस होगा जिसको करंट की जरूरत है, और उसको कौन करंट भेज रहा है, ये बैटरी करंट भेज रहा है। तो बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है एक ऐसा फोर्स देना जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करवा पाए, इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मोशन कर पाए। वो फोर्स किसकी मदद से देता है, वोल्ट की मदद से। यस करेक्ट, वोल्टेज की मदद से। अब बराबर सुनना, हमने अब तक वोल्टेज पोटेंशियल इन दोनों को सेम समझा है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है इसके बीच में। वो माइनर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक में यूज करना है, बाकी किसी टॉपिक में सोचना नहीं है कि पोटेंशियल वोल्टेज के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। जब बैटरी की कंडीशन वाला टॉपिक चल रहा हो तभी उनके बीच में डिफरेंस सोचना होता है। बैटरी जो वोल्ट देती है, बैटरी अपने अंदर से जो हम लोग को वैल्यू देती है, वोल्ट देती है, इनपुट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाने वाला फोर्स। मतलब कि जिसको हम तो अब तक वोल्टेज बोल रहे थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देती है वो। ये भी एक टाइप का एनर्जी है, ये इसको भी वोल्ट में ही काउंट कर सकते हैं, इन वोल्ट्स। इसका यूनिट वोल्ट ही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ, ईएमएफ। तो बैटरी जो वोल्ट देने की कोशिश कर रही है वो है ईएमएफ। इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन। क्या होता है इसका सिंबल, एप्सिलॉन। अब वो ईएमएफ दे रही है जिसकी वजह से इसमें करंट जनरेट हो रहा है, कोई करंट पास हो रहा है, पर इस वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। इस वायर का रेजिस्टेंस हम लोग सोच रहे हैं कैपिटल आर, वायर का एक्सटर्नल बाहर का रेजिस्टेंस। पर बैटरी भी किसी केमिकल से बनती है, बैटरी के अंदर कोई केमिकल होता है, कोई कंपोजिशन होता है,
कोई एलिमेंट के फॉर्मेशंस होते हैं जिससे वो ईएमएफ प्रोवाइड कर सकती है, एनर्जी देती है, तो उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर के केमिकल कंपोजिशन की वजह से लगने वाला रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोग को जो बाहर वोल्टेज मिल रहा है, ओम्स लॉ के हिसाब से जाए तो बाहर कितना वोल्टेज मिल रहा है हम लोग को, करंट आई, और बाहर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस आर, तो हम लोग को जो वोल्टेज मिल रहा है वो है आई आर। तो हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, वो वोल्टेज होता है, और बैटरी जो देने की कोशिश करती है वो क्या होता है, वो ईएमएफ होता है, वो एप्सिलॉन होता है। तो ई और वी में माइनर डिफरेंस होता है। ई इनपुट है, V इज इक्वल टू आई आर, जो हमको चाहिए वो हमारा आउटपुट है, हम लोग को लेना है उसके पास से, हम लोग को यूज़ करना है। पर उसके बीच में, इनपुट में से आउटपुट मिले, इसके बीच में थोड़ा लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कैसे लॉस होता है, तो जैसे कैपिटल आर रेजिस्टेंस की वजह से आई इंटू कैपिटल आर जितना वोल्टेज हम लोगों ने यूज़ किया, वैसे ही स्मॉल आर अंदर का रेजिस्टेंस है, तो I इंटू स्मॉल आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इससे भी वोल्टेज बनेगा ना। पर ये बैटरी का अंदर का ही रेजिस्टेंस है, मतलब इतना वोल्टेज तो बैटरी अंदर ही यूज कर लेती है, बाहर आने देती ही नहीं है, मतलब हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये लॉस हो गया एक टाइप का। तो तीन चीज हम लोग को समझ आनी चाहिए कि बैटरी जो देने की कोशिश करती है वो है ईएमएफ, एप्सिलॉन, जो हम लोग यूज करते हैं वो है कैपिटल वी, और जो लॉस हो जाता है वो है आई इंटू स्मॉल आर। अब ये तो डायग्राम से एक्सप्लेन किया मैंने तुम लोग को, वही चीज़ मैं वापस लिख के एक्सप्लेन करता हूँ कि एप्सिलॉन मतलब ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्ट्स में ही होता है, ये बैटरी हमको इनपुट देती है। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, आई है करंट, स्मॉल आर की वजह से जो वोल्टेज होगा, जो वोल्ट मिलेगा वो है आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर, ये लॉस है, लॉस हो जाता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस से जितना भी वोल्टेज जनरेट होगा वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसके अंदर का रेजिस्टेंस है, इसलिए वो लॉस हो जाएगा। तो हमको मिलेगा कितना, हम लोगों को जो वोल्टेज मिलेगा, बैटरी जब भी हम लोग को वोल्टेज प्रोवाइड करेगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज V। तो अब तक जो टॉपिक हम लोग सीख रहे थे, अब तक जो सेशंस हम लोगों ने देखे, उसमें हम लोग ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में कोई डिफरेंस सोच नहीं रहे थे। हम लोग, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि बैटरी 10 वोल्ट देती है तो वो 10 वोल्ट उसका ईएमएफ होता, फिर भी हम लोग उसको वोल्टेज ही मान लेते कि वोल्टेज 10 वोल्ट है। क्यों, क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होने वाले लॉस को नेग्लेक्ट किया था। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि बैटरी की खुद की वजह से कुछ लॉस होता है। तो ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी यूज करना है जब बैटरी की कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया जाए। इसके अलावा कोई भी टॉपिक में हम लोग को ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस सोचना नहीं है। ये डिफरेंस सिर्फ तब सोचना है जब इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ काम आए, सिर्फ तब सोचना है जब हम लोग बैटरी की कंडीशंस पढ़ रहे हो। बाकी ईएमएफ और वोल्टेज दोनों को सेम ही लिया जाएगा। तो वोल्टेज जो मिला वो है आउटपुट। अब सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि आउटपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब इनपुट माइनस लॉस होता है। आउटपुट कितना मिला, V जितना, इनपुट कितना मिल रहा था, ईएमएफ जितना, और लॉस कितना हुआ, I इंटू आर जितना। तो जब डिस्चार्जिंग कंडीशन होती है तब टर्मिनल वोल्टेज का ये इक्वेशन होता है, E माइनस आई स्मॉल आर। अब रियल में तो हम लोग को पता है V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर होता है। तो दो इक्वेशन हो गए हमारे पास V के, एक E माइनस आई स्मॉल आर, दूसरा I इंटू कैपिटल आर। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर V इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर और V की जगह पे वही इक्वेशन I इंटू कैपिटल आर, दोनों को कंपेयर कर दिया। अब हम लोग को करंट फाइंड करना है कि ऐसी कंडीशंस में करंट कितना मिलेगा। तो करंट फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो E को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो माइनस आई आर इस तरफ जाएगा तो प्लस आई आर हो जाएगा। दोनों में से I कॉमन निकल जाएगा, एक में बचेगा कैपिटल आर, दूसरे में बचेगा स्मॉल आर। और करंट फाइंड करने के लिए उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो R प्लस स्मॉल आर जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। तो करंट का फॉर्मूला क्या मिलेगा, EMF अपॉन R प्लस स्मॉल आर। देखो इस फॉर्मूला से V इज इक्वल टू आई आर के ऊपर से हम लोग I इक्वल्स टू V बाय आर तो बना ही सकते हैं, ये तो कॉमन फॉर्मूला है। पर जब बैटरी की कंडीशंस की बात चल रही हो, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो
और वोल्टेज ना दिया हो तो हम लोग इससे भी करंट फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों का आंसर सेम ही होगा। ईएमएफ के केस में आर प्लस स्मॉल आर से डिवाइड करना होगा, और डायरेक्ट जो टर्मिनल वोल्टेज दिया हो, मतलब कितना यूज कर रहे हैं वो वाला वोल्टेज दिया हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का काम नहीं है, तो डायरेक्ट वी बाय आर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बैटरी की वर्किंग कंडीशन के बारे में पढ़ लिया है। अब बैटरी की वर्किंग कंडीशन के रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट्स। ईएमएफ 10 वोल्ट्स है, ईएमएफ 10 वोल्ट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू 10 वोल्ट। उसके बाद क्या लिखा है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर, तो स्मॉल आर है 3 ओम। उसके बाद क्या लिखा है, एंड कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, मतलब बाहर किसी वायर का रेजिस्टर है, वो वैल्यू नहीं दी है। रेजिस्टर मतलब कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर की वैल्यू अभी पता नहीं है हम लोग को। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, तो करंट भी दे दिया 0.5 एम्पियर। और क्या पूछा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, मतलब ये आर कितना होगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, मतलब एक तो फाइंड करना है हम लोग को कैपिटल आर, दूसरा क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। याद है ना, मैंने अभी सिखाया तुम लोग को, टर्मिनल वोल्टेज मतलब बाहर मिलने वाला वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब कैपिटल वी, बाहर मिलने वाला वोल्टेज, बैटरी जो हमको देता है वो वाला वोल्टेज, तो वी फाइंड करना है। दो चीज फाइंड करनी है। देखो सिंपल लॉजिक है, अगर मैं आई मेरे पास है, अगर मैं आर फाइंड आउट कर लेता हूं किसी भी तरीके से, तो आई इंटू कैपिटल आर करूंगा तो वी मिल जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए मेरे को आर फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा कि बैटरी की वर्किंग कंडीशन के हिसाब से, देखो क्वेश्चन में कहीं पे लिखा नहीं था कि बैटरी की वर्किंग कंडीशन है ना, पर ऐसा लिखा है इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed। क्या लिखा है, सर्किट इज क्लोज्ड। मैंने तुम लोग को सिखाया ओपन सर्किट का मतलब करंट नहीं मिल रहा है बैटरी की वजह से, तो ये क्लोज वर्ड उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो ओपन सर्किट मतलब करंट ना मिलना, तो क्लोज्ड सर्किट मतलब करंट मिलना। तो करंट कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है, बैटरी करंट दे रही है, मतलब ये डिस्चार्जिंग मतलब कि वर्किंग कंडीशन है। वर्किंग कंडीशन के हिसाब से करंट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, आई इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर फाइंड करना है तो उसको बनाते हैं सब्जेक्ट, उसको यहाँ पे ले लेते हैं, आई उसकी जगह पे आ जाएगा, तो स्टेप ऐसा हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल आर को यहाँ से सब्जेक्ट बनाना है, तो स्मॉल आर को इस तरफ लेना पड़ेगा, प्लस है इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वैल्यू सारी हमारे पास है, ईएमएफ की वैल्यू है 10, करंट की वैल्यू है 0.5 और आर की वैल्यू है 3। तो 10 बाई 0.5 मतलब 20, 20 माइनस 3 मतलब 17। तो एक आंसर मिल गया, कैपिटल आर रेजिस्टेंस कितना होगा 17 ओम। तो मैंने तुम लोग को क्या बोला कि वी कब मिलेगा, अगर आर मिल जाता है तो काम हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। आई दिया था 0.5, आर था 17, 17 इंटू 0.5 हो जाएगा 8.5 वोल्ट। अब ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, ठीक है। और मैं दूसरा भी एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है कि अगर तुम लोगों को उस वक्त स्ट्राइक नहीं होता है कि v इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर लेना है, तो हम लोगों ने वर्किंग कंडीशन पढ़ने के वक्त ये फॉर्मूला बनाया था, v इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। जब हमने वर्किंग कंडीशन पढ़ा था तभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस इक्वेशन को बनाया था, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉस करके v इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। उसी फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं v इक्वल्स टू ई माइनस आई स्मॉल आर, तो भी वैल्यूज है, उससे भी आंसर सेम ही आएगा जो आई इंटू कैपिटल आर से आएगा। उन्हें डिस्चार्जिंग वर्किंग कंडीशन का पूरा टॉपिक समझ लिया और उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, वैसे ही हम लोग चार्जिंग कंडीशन के लिए वापस पूरा टॉपिक समझेंगे और उसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चार्जिंग कंडीशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब बैटरी एनर्जी देना बंद कर देती है, बैटरी की एनर्जी खत्म हो जाती है, बैटरी में से करंट नहीं मिलता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बैटरी को एनर्जी देनी पड़ती है। अज्यूम करते ये मोबाइल की बैटरी है और ये वो चार्जर और स्विच बोर्ड का कनेक्शन है जहाँ से हम लोग को वोल्टेज मिलने वाला है। तो बाहर से वोल्टेज मिलेगा मतलब एक्सटर्नली सप्लाई करना पड़ेगा वोल्टेज, तो बाहर से जो आने वाला वोल्टेज होगा, सप्लाई वोल्टेज जो होगा, उसको हम लोग वी डैश बोलेंगे। तो वी डैश क्या है हमारे लिए, वी डैश है सप्लाई वोल्टेज, मतलब ये बैटरी को चार्जर का जो पूरा कॉम्बिनेशन है वहाँ से जो वोल्टेज आएगा वो होगा वी डैश।
और बैटरी अपने अंदर स्टोर कितना कर सकती है, जैसा हम लोगों ने वर्किंग कंडीशन में देखा कि बैटरी की ताकत क्या होती है, बैटरी कितनी एनर्जी देने की कोशिश करती है। तो बैटरी ईएमएफ जितनी एनर्जी देने की कोशिश करती है, तो वो एनर्जी देगी कब, जब वो खुद स्टोर करेगी तब। तो वी डैश में से कितना पोर्शन बैटरी स्टोर करेगी अपने अंदर, ईएमएफ ई जितना। ठीक है, तो वी डैश में से अगर बैटरी ने ईएमएफ ई जितना स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो रिमेनिंग वोल्टेज कितना होगा, वी डैश में से ई जितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी का जो बचेगा वो होगा रिमेनिंग वोल्टेज। बाकी का जो बचा होगा वो कौन सा होगा, रिमेनिंग वोल्टेज। ठीक है, अब करंट आने वाला है बैटरी की तरफ, या आई का मतलब क्या है, बैटरी की तरफ आने वाला करंट, बैटरी में आने वाला करंट, बैटरी को मिलने वाला करंट। पर ये करंट देने के लिए हम लोग को चार्जिंग वायर यूज़ तो करना पड़ेगा, और जो भी वायर हम लोग यूज़ करेंगे उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, कैपिटल आर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ नेट रेजिस्टेंस मतलब पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस, ऐसा अगर मेरे को बोलना है, तो क्या मैं कैपिटल आर बोलूँगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ऐसा ही दिख रहा है पूरे कॉम्बिनेशन में कि कैपिटल आर जितना ही रेजिस्टेंस है, फिर भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि हम लोग बैटरी के अंदर वाले रेजिस्टेंस को अभी भी भूल रहे हैं। आगे भी हमने डिस्कस किया कि बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है उसके केमिकल कंपोजिशन की वजह से, जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो वी डैश में से ई जितना वोल्टेज निकाल देंगे, तो बाकी का जो वोल्टेज होगा वो इस वायर का वोल्टेज होगा, मतलब यही आई इंटू कैपिटल आर, इतना बचा हुआ वोल्टेज। ठीक है ना, तो उसमें से अगर मेरे को करंट चाहिए, करंट फाइंड करना है अगर हम लोगों को, तो करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है करंट फाइंड करना। करंट इज इक्वल टू बचा हुआ वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो बचा हुआ वोल्टेज कितना है, वी डैश माइनस ई एम एफ ई, और रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस स्मॉल आर। बचा हुआ वोल्टेज कितना था, वी डैश माइनस ई, और रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस स्मॉल आर। पर इसके अलावा ये देखो यहाँ पे करंट का इक्वेशन तो चेंज हो ही चुका है, पर इसके अलावा और एक चीज़ होती है जो हम लोग को पूछी जाती है, वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। जैसा आगे भी था वैसे ही टर्मिनल वोल्टेज, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज जब वर्किंग कंडीशन होती है तब टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है बैटरी की तरफ से मिलने वाला वोल्टेज। जब चार्जिंग कंडीशन होती है तब इसका मतलब होता है बैटरी की तरफ जाने वाला वोल्टेज। बैटरी की तरफ जो वोल्टेज बचेगा, बैटरी के दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के पास जो वोल्टेज बचेगा उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। तो बहुत सिंपल है, डायग्राम में फोकस करना, एकदम इजीली फॉर्मूला समझ आ जाएगा। बैटरी की तरफ वोल्टेज जाएगा कितना, तो टोटल सप्लाइड वोल्टेज कितना था, वी डैश था। यहाँ से निकलने वाला वोल्टेज वी डैश था, पर वायर वोल्टेज यूज कर लेता है, कितना वोल्टेज यूज कर लेता है, आई इंटू कैपिटल आर, और बचा हुआ वोल्टेज किसके पास जाता है, बैटरी के पास जाता है। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना था, वी डैश, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई इंटू कैपिटल आर। अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आई इंटू कैपिटल आर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बचा हुआ जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब इसके अलावा भी हम लोग दूसरी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है फाइंड आउट करना। हमने आगे की जो कंडीशन देखी डिस्चार्जिंग कंडीशन, उसमें भी हमने टर्मिनल वोल्टेज का एक इक्वेशन तो बनाया ही था। वो इक्वेशन क्या था वो याद करते हैं। डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन था E माइनस आई स्मॉल आर। ये माइनस क्यों हो रहा था, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, बैटरी की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही थी।
और इस कंडीशन में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उस कंडीशन में क्या हो रहा है, बैटरी की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, बैटरी को एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन थी डिस्चार्जिंग में, उसकी जगह पे टर्मिनल वोल्टेज अगर चार्जिंग कंडीशन का फाइंड करना हो तो क्या कौन सी साइन आनी चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन है तो प्लस साइन आनी चाहिए। तो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग चार्जिंग कंडीशन में दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सप्लाइड वोल्टेज में से आई इंटू कैपिटल आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी मिलेगा, और दूसरा ईएमएफ में आई इंटू स्मॉल आर ऐड कर देंगे तो भी मिलेगा। आइए डिटेल में इसको समझते हैं हम लोग। जो अभी हम लोगों ने डायग्राम से सीखा है उसको ही हम लोग ब्रीफ में वापस डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशंस को। तो चार्जिंग कंडीशन में वी डैश का मतलब होता है सप्लाइड वोल्टेज जो बाहर से मिलता है वो वाला वोल्टेज, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर वायर का रेजिस्टेंस, आई मिलने वाला करंट, ई मतलब बैटरी जो अपने अंदर स्टोर कर पाएगा वो वाला ईएमएफ, आर प्लस स्मॉल आर सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस, सर्किट में जो वायर है उसको मिलने वाला वोल्टेज वी डैश माइनस ई, वायर के पास बचा हुआ वोल्टेज, करंट कैसे मिलेगा, वायर के पास बचा हुआ वोल्टेज डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, यही हमने डायग्राम के बिल्कुल नीचे इसको डिराइव किया। करंट कितना मिला हम लोगों को, वी डैश माइनस ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। और इस केस में हम लोग टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही टर्मिनल वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड आउट किया डायग्राम के नीचे, जिसका इक्वेशन हम लोग को ऐसा मिला है, V इक्वल्स टू वी डैश माइनस आई इंटू कैपिटल आर, या तो दूसरा फॉर्मूला E प्लस आई इंटू स्मॉल आर। आइए अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। सम नंबर 3.11 का क्वेश्चन में है स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, ईएमएफ 8 वोल्ट है मतलब ई 8 वोल्ट है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर 0.5 ओम है। इज बीइंग चार्ज, बहुत अच्छे से लिखा है, स्टोरेज बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड मतलब उसका चार्जिंग हो रहा है। यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि चार्जिंग कंडीशन यूज करनी है बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, मतलब बाहर से मिलने वाला सप्लाइड वोल्टेज जिसको हमने वी डैश नाम दिया वो है 120 वोल्ट, यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ, किसकी मदद से चार्जिंग हो रहा है, एक वायर की वजह से। उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 15.5 ओम, वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर बोल रहे हैं, वो कितना है 15.5 ओम। और क्या पूछा है हम लोग को, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। वापस ये वर्ड डिनोट कर रहा है कि चार्जिंग कंडीशन पूछा है हम लोग को, टर्मिनल वोल्टेज। चार्जिंग कंडीशन के टर्मिनल वोल्टेज के दो इक्वेशन पढ़े हम लोगों ने। देखो टर्मिनल वोल्टेज पूछा है और दो इक्वेशन हम लोगों ने कौन से पढ़े, एक तो वी डैश माइनस ई आई इंटू कैपिटल आर, दूसरा ई प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो वैल्यूज कौन सी है उसके हिसाब से जाते हैं हम लोग आगे। तो जैसा दिख रहा है वैल्यूज हमारे पास वी डैश की है, कैपिटल आर है, तो इस इक्वेशन को यूज करना हो तो वी डैश और कैपिटल आर है पर आई नहीं है। दूसरा इक्वेशन ई प्लस आई स्मॉल आर, उसको यूज करना हो तो ई और स्मॉल आर है पर इसमें भी आई नहीं है। तो सबसे प्राइम कंडीशन, अगर हम लोग को टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग को करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करंट का इक्वेशन हम लोगों ने क्या समझा था, वी डैश माइनस ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। चारों वैल्यू है क्या, है। क्या फॉर्मूला है, वी डैश माइनस ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। वी डैश है, ई है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, चारों वैल्यू है तो चारों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। वी डैश माइनस ई वैल्यू के हिसाब से 112 आएगा और आर प्लस स्मॉल आर 16 आएगा। तो अगर उसको सॉल्व करते हैं वी डैश माइनस ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर को, तो करंट की वैल्यू मिलेगी 7 एम्पियर। अब और इजी हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है दोनों। इन दोनों फॉर्मूला में मिसिंग क्या था, करंट। करंट हमने ढूंढ लिया 7, तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो भी टर्मिनल वोल्टेज मिल सकता है, इसको यूज करेंगे तो भी टर्मिनल वोल्टेज मिल सकता है क्योंकि करंट अब आ चुका है। तो फाइंड आउट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अगर इस फॉर्मूला से जाएंगे तो वी डैश माइनस आई इंटू कैपिटल आर, वी डैश है 120, वी डैश इज 120, आई फाइंड आउट कर लिया 7 और कैपिटल आर दिया था 15.5। तो 120 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 120 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 108.5, तो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज हम लोग को मिलेगा 11.5 वोल्ट। ये जो वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो कौन सा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। अब उसके बाद दूसरा फॉर्मूला उससे भी फाइंड आउट कर लेते हैं सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ई प्लस आई इंटू स्मॉल आर।
ठीक है, उससे फाइंड करते हैं। ई की वैल्यू पता है हम लोग को 8 है, आई की वैल्यू भी पता है 7 है, और स्मॉलर की वैल्यू भी पता है 0.5 है। तो उससे अगर फाइंड आउट करेंगे ई की वैल्यू 8, आई की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 0.5, तो इसका भी आंसर वही आएगा जो आंसर हम लोगों ने पहले वाले इक्वेशन से फाइंड आउट किया, वही आंसर आएगा। मतलब दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ये था बैटरी की कंडीशन और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल का सेशन। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा ट्राई किया है कि मैं तुम लोग को समझा पाऊँ। कंडीशन को 3 बार मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी भी अगर तुम लोग को नहीं समझ आता तो तुम कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, पर आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को रिवाइंड रिप्ले करके एक बार देख लेना। आई होप तुम लोग को एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।